स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, हम डी के गुल सर से 11th की अकाउंटेंसी प्लस सी फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव एक होता है, क्वांटिटेटिव एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब वो इन्फॉर्मेशन जिन्हें आप मनी में मेज़र कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशंस होती हैं। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते, पर आप उनका इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि इसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ है। तो देयर आर टू वर्ड्स विच आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन अकाउंटिंग। दो वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स यू विल कैलकुलेट दैट फिगर इन दैट इंफॉर्मेशन इन नंबर्स फिगर्स, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए, प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट इज़ एबल टू डिपिक्ट अ क्लियर एंड ऑर्डरली व्यू ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। कि अगर आप किसी बिजनेस को समझ रहे हैं तो उसको आप ढंग से समझ सकें, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक मैनर में होनी चाहिए। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेक इट मोर यूजफुल फॉर इट्स यूज़र। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस वजह से यूज़र्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं अगर उसमें ये सारी चीज़ें हैं तो। फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। ऑब्वियसली रिलायबल तो होनी चाहिए, विश्वसनीय, ट्रस्टफुल होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप कोई एंट्री कर रहे हैं, सपोज आपने किसी को सैलरी दी है, ठीक है, या आपने कोई मशीन परचेज़ की है, तो आपके पास सैलरी दी है तो सैलरी स्लिप होगी, मशीन परचेज़ की है तो कोई बिल होगा, लाइक। तो वो उन्हीं बेसिस पे अपनी बुक्स में एंट्री की होंगी। आप पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में एंट्री। एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्ड करना किसी ट्रांजेक्शन को, उसे एंट्री बोलते हैं। और जो रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की, वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स के बेस पे होती है। कोई सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कोई बिल होना चाहिए, कोई कैश मेमो, कोई रिसिट होनी चाहिए, जिसके बेस पे आप प्रूव कर सकें कि वो ट्रांजैक्शन अकर हुआ था फॉर बिजनेस। तो वो रिलायबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन जो भी आपने अकाउंटिंग में एंट्री की है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, ये विश्वसनीय होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। रिलायबिलिटी मीन्स, रिलायबिलिटी का इम्प्लाइज होता है, मीन्स मतलब क्या है दैट द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल, यानी फैक्ट्स पे, सबूतों पे बेस होनी चाहिए, और वो वेरीफाइबल भी होनी चाहिए। वो झूठे भी नहीं होने चाहिए, उन्हें वेरीफाई किया जाना चाहिए कि वो जेन्युइन परचेज हुई है, जेन्युइन ट्रांजेक्शन हुए बिजनेस में या नहीं। The accounting information is said to have verifiability if such information can be verified from source document. आप इन्हें वेरीफाई तब कर सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से, सच एज कैश मेमो, यानी कोई रिसिट होगी, परचेज इन्वॉइस होगा, बिल होगा, सेल्स इन्वॉइस का बिल होगा, करस्पॉन्डेंस कोई ईमेल होंगे, लेटर्स होंगे ऑथेंटिकेटेड, एग्रीमेंट्स होंगे, जैसे प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो प्रॉपर्टी की डीड होगी आपके पास, एंड अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। वेरीफेबिलिटी इंश्योर द ट्रूथफुलनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। वेरीफेबिलिटी अपने आप को सेटिस्फाई करने का तरीका है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सत्य हैं, सही हैं, विच कैन बी इंडिपेंडेंटली चेक, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं बाय एनी वन इंटरेस्टेड टू असर्टेन द ट्रू पोर्शन, कि सच में झूठा ट्रांजेक्शन तो नहीं है, सच में ये ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस में। तो इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे वो वेरीफाई कर सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने कोई मशीनरी खरीदी है 10 करोड़ की, तो आपके पास 10 करोड़ का बिल होगा, तो जब ऑडिटर आएगा आपके बुक्स अकाउंट को चेक करने, तो फिर वो आपसे बिल मांगेगा। अगर आप बिल दे रहे हैं तो इट मीन्स वो ट्रांजेक्शन रिलायबल है, वेरीफेबल हो रहा है। बट इफ़ द सोर्स डॉक्यूमेंट आर नॉट अवेलेबल, अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, कोई सबूत नहीं है, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड। फिर आप चेक कैसे करेंगे? अगर आप कह रहे हैं 5 करोड़ की मशीन खरीदी है तो बिल होगा, पर आप बिल तो दिखा नहीं रहे, तो कोई डाउट होगा आपकी अकाउंटिंग पे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एंड इट वुड इम्प्लाई दैट इट कैन नॉट बी रिलाइड ऑन। और ये कहा जा सकता है कि फिर आपकी अकाउंटिंग पे बिलीव नहीं होगा, ये माना जाएगा आपने अकाउंट्स में गड़बड़ी कर रखी है। सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मोस्ट रिलायबल वाइल अदर आर नॉट। कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो बहुत रिलायबल होते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जेस्टेड एट एक्चुअल कॉस्ट इज मोस्ट रिलायबल सिंस द सेम कैन बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड फ्रॉम प्रॉपर्टी डीड। प्रॉपर्टी डीड मतलब जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो एक रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर्टी की डीड बनती है, लीगल, राइट, एक एग्रीमेंट बनता है या डीड बोल सकते हैं, लीगल। तो आपने प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, तो उसकी रजिस्ट्री हुई होगी, स्टैम्प ड्यूटी आपने दी होगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो उस डीड से पता चल जाएगा कि एक्चुअल कॉस्ट क्या थी उस फिक्स एसेट की। तो ये तो रिलायबल डॉक्यूमेंट हुआ जिसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट
बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर सम अदर ट्रांजेक्शन बिकॉज अकाउंटिंग इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मतलब और कुछ ट्रांजेक्शन्स को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन आपको पढ़ाया था कि जब किसी एसेट को आप फिक्स एसेट को आप यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू में धीरे धीरे गिरावट आती है ड्यू टू वियर एंड टियर, या तो टूट फूट होती है या टाइम स्पेंड होता है या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो फिक्स एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सपोज अब आपने कोई मशीन खरीदी, ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को। आपने एक मशीन परचेज करी और इस मशीन की वैल्यू है 10 करोड़, और जिस कंपनी से आपने मशीन परचेज करी वो कंपनी कह रही है कि इसकी यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर। अभी जो लाइफ का एस्टिमेशन किया है कंपनी ने, ठीक है, आप इसे किसी डॉक्यूमेंट से वेरीफाई नहीं कर सकते। ये उस कंपनी का अपना पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट ने एडवाइस दी है कि ये मशीन जनरली 10 साल चल जाएगी। तो ये एस्टिमेटेड हुआ। तो 10 साल में 10 करोड़ रुपए के 10 साल के लिए आपने 10 करोड़ का खर्चा किया, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 10 का डिवाइड लगा देंगे, यानी आप ये अज्यूम करेंगे हर साल 1-1 करोड़ इस मशीन की वैल्यू कम होगी। ठीक है, द मेथड हो गया डेप्रिसिएशन का कि एवरी ईयर आप 1-1 करोड़ रुपए इस मशीन की वैल्यू घटाते जाएंगे और 10 साल बाद इस मशीन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। पर सपोज ये मशीन 15 साल भी तो चल सकती है, राइट? 20 साल भी चल सकती है कई चीज़ें, ये हो सकता है 8 साल ही चले। तो आप इस लाइफ को जो एस्टिमेट आपने निकाला इसे वेरीफाई नहीं कर सकते, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई एक्चुअल बेस नहीं है कि किसके बेस पे आपने लाइफ कैलकुलेट की है, राइट? तो पढ़ लेते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। आप इसे किसी बिल से चेक नहीं कर सकते, सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट विच रिक्वायर पर्सनल जजमेंट। क्योंकि लाइफ पर बेस्ड होता है डेप्रिसिएशन, और ये लाइफ जो डिसाइड करते हैं पर्सनल जजमेंट से डिसाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पर्सनल जजमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड वाइल वैल्यूइंग स्टॉक की वैल्यूएशन में पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होता है, पढ़ेंगे आगे। कोई प्रोविजन बना रहे डाउटफुल टाइप के लिए, आपको डाउट है कि जो डेटर्स को आपने सामान बेचा उसमें 5% का पैसा डूब सकता है, तो आप उसके लिए प्रोविज़न बनाते हैं, अरेंजमेंट बनाते हैं कि इतना लॉस हमें हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 5% डूब सकता है, किसी के अकॉर्डिंग 2% पैसा डूब सकता है। तो ये प्रोविज़न बनाना भी डिपेंड करता है पर्सनल जजमेंट पे, और इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर रिलायबिलिटी इन सच ट्रांजेक्शन द पर्सनल जजमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस। मतलब जो पर्सनल जजमेंट होते हैं, जो पर्सनल डिसीजन होते हैं, वो बायस नहीं होने चाहिए। यानी आप प्रिजम्पशन लेके नहीं चलिए कि हाँ भाई ऐसे ही होता है। आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। कोई कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेस आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसके बेस पे आप अपनी चीज़ों को जस्टिफाई कर सकें। जैसे आपने कहीं जॉब ज्वाइन की, पुराना अकाउंटेंट क्या करता था, 5% मानता था कि पैसा डूबेगा। जब आप उधार सामान बेचते हैं तो अज्यूम करता था 5% पैसा डूबेगा। आप भी 5% ही अज्यूम करें तो बायस्ड हो गए आप उसके डिसीजन से। आपको अपना माइंड लगाना है, क्या सच में 5% डूबता था, हो सकता है 7% डूबता हो, या हो सकता है कम डूबता हो। तो आपको अपने अनुमान के आधार पर डिसीजन लेने हैं। क्लियर? तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब जो आपने एंट्री की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हैं, वो किसी ना किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे रिकॉर्ड किए होंगे। यानी कोई बिल होगा आपके पास, कोई रिसिट होगी, कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट होगा, डीड होगा, तो वो ट्रांजेक्शन रिलायबल माने जाएंगे। पर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं अकाउंट में जो पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करते हैं, लाइक यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, किसी लॉस के लिए कोई प्रोविज़न बनाना, अंदाज़ा लगाना। तो यहाँ पे आप पर्सनल बायस नहीं होंगे, आप बहुत अपने माइंड को अप्लाइड करेंगे, यूज़फुल लॉजिक ढूंढेंगे और उसके बेस पे आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो कहा जाएगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, विश्वसनीय है, ट्रस्टफुल है। रेलेवेंस यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि जो आदमी इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर मोटिव, वो उस मोटिव को फुलफिल कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, आप किसी कंपनी पैसे लगा रहे हैं तो कंपनी के शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड। तो इन्वेस्टर ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि कंपनी ने लास्ट ईयर कितने डिविडेंड दिए थे, ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि कंपनी हर साल 10% डिविडेंड दे रही है, तो इस साल भी 10% या उससे ज़्यादा देगी, राइट? तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप मेंटेन कर रहे हैं और जो यूज़र है जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है उसके लिए वो रेलिवेंट होनी चाहिए। देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्ट बताती हैं बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है एक, तो आप आगे पढ़ेंगे, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। एक बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है जिसमें एसेट और लायबिलिटीज शो की जाती है। मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू दिखाई जाती हैं और वो अकाउंटिंग जो आपका ऑब्जेक्ट है बिजनेस का उससे मैच होती हैं।
अननेसेसरी यानी बिना किसी ज़रूरत के और इररिलेवेंट जो कि सही नहीं है इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन चीज़ों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। टू बी रेलेवेंट होने के लिए इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन डिसीजन। इंफॉर्मेशन तभी रेलेवेंट मानी जाएंगी जब वो आपके डिसीजन पे अफेक्ट करती हैं। दैट इज इट मस्ट हेल्प द मैनेजमेंट इन्वेस्टर, मैनेजमेंट की मदद करती है, इन्वेस्टर की मदद करती है जो पैसा लगाने जा रहे हैं, क्रेडिटर्स एंड अदर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेकिंग डिसीजन, ताकि वो उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड paid by a company in previous year is relevant information for the investor since it provide a basis for forecasting future dividend। कि कंपनी लास्ट ईयर से कितना डिविडेंड दे रही है उसके बेस पे एक इन्वेस्टर अंदाजा लगा सकता है कि कंपनी फ्यूचर में कितना डिविडेंड देगी। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी कर सकता है। डिविडेंड आप समझ चुके हैं, पहले बताया, नहीं तो दोबारा समझ लें। जैसे एफडी में आप पैसे लगाते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो एफडी पे रिटर्न क्या होता है, आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ रिटर्न को इंटरेस्ट बोलते हैं। इसी तरह जब आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं तो प्रॉफिट का टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बच जाता है वो अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। यानी शेयर पे रिटर्न को डिविडेंड बोलते हैं और इंटरेस्ट एफडी पे रिटर्न को आप इंटरेस्ट बोलते हैं। सिमिलरली when रिपोर्टिंग डेटा इन द बैलेंस शीट, जब आप बैलेंस शीट में डेटर्स दिखा रहे हैं, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डेटा। आप टोटल अमाउंट दिखाएंगे कि डेटर्स मतलब आप पढ़ चुके हैं, जिनको आपने उधार सामान बेचा है उन्हें डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ इरेलीवेंट एंड नॉट द नंबर ऑफ डेटा। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे 100 डेटर है, मुझे तो टोटल अमाउंट चाहिए, राइट। मैं ऑनर हूँ, मुझे बस ये पता करना है कि मुझे लोगों से पैसा कितना लेना है, किस से कितना लेना है। इसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा मुझे कितना अमाउंट डेटर से लेना है, right? The more relevant information is total amount of data instead of number of data. An accountant is usually faced with the problem of choosing the relevant data from the mass of data because the need of different user may be different. Obviously हर किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे बैंक ने लोन दिया तो बैंक ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं। इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है तो ये जानना चाहता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं, प्लस वो ये भी जानना चाहता है कि आप रिटर्न कितना दे रहे हैं, डिविडेंड कितना दे रहे हैं एवरी ईयर, राइट। किसी क्रिएटर ने उधार सामान बेचा है तो वो ये जानना चाहता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कमा रहे हैं, ताकि उसका पैसा टाइमली रिकवर होगा या नहीं होगा। तो डिफरेंट यूज़र की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो अकाउंटिंग डिफरेंट डेटा प्रोवाइड करती है ताकि जो डिफरेंट यूज़र हैं वो डिसीजन ले सकें। For example, the information required by banker will not be necessarily be the same required by investor। यानी बैंक को अलग information चाहिए होती है, investor को अलग information चाहिए होती है। Hence the accountant will have to study the need of various user। accountant को पता होना चाहिए कि किस user की क्या requirement है, and find out उसे वो information ढूंढनी होती है which is common and relevant to all user। In addition इसके अलावा difficulty arise in deciding as to choose as to whose need should be given priority। अकाउंटेंट को डिसाइड करना होता है किसको प्रायोरिटी पे रखा जाए, किसको पहले इन्फॉर्मेशन दी जाए। फॉर एग्जांपल सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी मे बी रिलेवेंट टू क्रिएटर। कुछ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्रिएटर ये जानने में इंटरेस्ट होते हैं। क्रिएटर मतलब जिन लोगों से आपने उधार सामान खरीदा है, राइट। बट इट्स डिस्क्लोजर मे बी हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। पर आपने प्रॉफिट किस तरीके से कमाया उसका डिस्क्लोजर भी अगर आप क्रिएटर को बताएंगे तो वो शेयर होल्डर के लिए, ऑनर के लिए खतरनाक होगा, एज इट मे वाइटल क्लू टू द कॉम्पिटिटर। फिर आपके कॉम्पिटिटर को पता लग जाएगा कि आप क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं प्रॉफिट कमाने की। तो ओनली प्रॉफिट बताइए क्रिएटर्स को कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है, आप उसे किस तरह अर्न कर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, वो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। While taking a decision in this matter, the accountant will be guided by concept of truth। आप जब भी रेलेवेंस की बात करेंगे आप सही चीज़ें, जस्टिस और फेयरनेस को ध्यान में रखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए और वो फेयर होनी चाहिए, उनमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक तो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे आपने उन्हें बिजनेस में रिकॉर्ड किया हो, ठीक है। फर्जी एंट्री नहीं होनी चाहिए और रेलेवेंस होनी चाहिए, यानी जो इंटरेस्टेड यूज़र है उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए जिनके बेस पे वो डिसीजन ले सके। नेक्स्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी। ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो समझने योग्य होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे बहुत टफ तरीके से आप प्रेजेंट नहीं करेंगे अपने डेटा कि कोई पर्सन समझ ही ना पाए। यानी इवन नॉन कॉमर्स का भी कोई आदमी जो थोड़ा बहुत बिजनेस समझता है उसे भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के समझ में आ जाए कि आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट की जानी चाहिए दैट दे आर अंडरस्टूड ईजिली बाय देयर यूज़र, कि जो उसके यूज़र हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो ऑनर है, चाहे बैंक्स हैं, चाहे क्रिएटर्स हैं, वो समझ सकें, सच एज इन्वेस्टर, लैंडर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा। अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, भले कोई आदमी ढंग से अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नहीं समझता है, शुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड, वो भी नहीं समझ सके, देन विदाउट मच डिफिकल्टी। This can be done by giving relevant explanatory note to explain the information given in the financial statement। तो आप नोट्स वगैरह बनाते हैं समझाने के लिए कि ये चीज़ हो रही है तो किस तरह से हो रही है बिजनेस में। जनरल टॉपिक विच शुड बी इंक्लूडेड इन एक्सप्लेनेटरी नोट और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लगाया आपने, मेथड ऑफ वैल्यूएशन इन्वेंट्री, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया, कैसे वैल्यू पता करी अपने स्टॉक की, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब पढ़ा था आपने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में कि जो लायबिलिटी फ्यूचर में अगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करेगा किसी घटना पे। जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है आप पे, अगर आप जीत गए तो पैसे मिलेंगे, हार गए तो देने पड़ेंगे, तो वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। मतलब इस डाउटफुल है कि वो लायबिलिटी में कन्वर्ट होगा ट्रांजेक्शन में, नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजर्व, आपने प्रॉफिट में कितना पैसा ट्रांसफर किया। कमेंट ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन एंड लॉस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन एंड लॉस कितना हुआ, जैसे असेट बेचने में प्रॉफिट हो गया, लाइक दैट। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने के बाद कौन कौन से इवेंट हुए, यानी मीटिंग बाद में होती है, बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च, शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है 2 महीने बाद, जुलाई में या अगस्त में, तो उस दौरान कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपने अपने शेयर होल्डर को बताया नहीं बताया, वो चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी एक्सेट्रा। दीज एक्सप्लेनेटरी नोट, ये जो आप नेक्स्ट नोट्स बनाते हैं समझाने के लिए अपने ऑनर को, स्टेक होल्डर्स को, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईजी हो जाते हैं समझना, उन्हें समझ सकते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक तो रिलायबल होनी चाहिए, यानी वो किसी सबूत के बेस पे आपने कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड किया हो, हवा में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ होगा, राइट। कोई आपके बिल होगा, रिसिट होगा, कोई मेमो होगी, कोई प्रॉपर्टी डीड होगी, एग्रीमेंट की कॉपी होगी। रेलेवेंस होनी चाहिए, यानी जो यूज़र है जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा उसको वो समझ यूज़र को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कि अगर कोई बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि 10 सालों में प्रॉफिट कितना कमाए बिजनेस में, तो अकाउंटिंग डेटा उसे प्रोवाइड करेगा। फिर थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो समझने में ईजी होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंपेरेबिलिटी, ऑब्वियसली जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी लास्ट ईयर के डेटा भी आप लिखेंगे कंपेयर करने के लिए, और इस साल के डेटा भी प्रेजेंट करेंगे, यानी लास्ट ईयर कंपनी में क्या चल रहा था वो भी दिखाएंगे, और इस साल क्या हुआ, ताकि इजीली उन्हें कंपेयर किया जा सके कि लास्ट ईयर से इस साल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या ख़राब हुई है। Comparability is very useful quality of accounting information. The financial statement should contain the figure of previous year. आप previous year की डिटेल भी देंगे along with the figure of current year, so that the current performance can be compared with past performance, ताकि current performance past से कैलकुलेट की जा सके, कंपेयर की जा सके। सिमिलरली इसी तरह द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड सच अ वे, इस तरीके से बनाएंगे दैट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न मे बी कंपेयर्ड विद अदर कंसर्न ऑफ सिमिलर टाइप, यानी आप दूसरी कंपनियां जो हैं उनसे आप कंपेयर कर सकें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस तरह आप अपने प्रिपेयर करेंगे। कंपैरिजन रिवील द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी, कंपैरिजन करने से ही आपको पता चलता है कि आप किस एरिया में स्ट्रॉन्ग हैं और किस एरिया में वीक हैं। Comparability is possible when different firms in the same industry adopt the same accounting principle from year to year। Comparability तभी हो सकती है जब जो एक जैसी इंडस्ट्री है वो एक जैसे अकाउंटिंग मेथड्स को फॉलो करें। For example, if diminishing balance method of charging depreciation selected, diminishing balance method क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन आप जो वैल्यू बचती है असेट की उस पर लगाते हैं। वैसे पहले भी समझाया फिर भी समझ लें, जैसे कोई असेट है 100 रुपीज़ की, सपोज इसमें 10 रुपये डेप्रिसिएशन लगे, आप अज्यूम करें हर साल 10 रुपये से इस असेट की वैल्यू गिरेगी, तो नेक्स्ट ईयर 90 की रहेगी। अब नेक्स्ट ईयर हम 90 पे लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो 10% 9, तो अब 81 की बच जाएगी, लाइक दैट। तो अब जो वैल्यू बचती है उस पर हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो इस मेथड को डिमिनिशिंग मेथड बोलते हैं, या फिर WD मेथड भी बोलते हैं। WD में तो रिटन डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचती है असेट में से, उस रिमेनिंग वैल्यू को WD भी बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं, और इसी असेट पे फिर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। एक होता है फिक्स मेथड, जिसमें एवरी ईयर कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, उसे फिक्स मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। तो आगे वैसे ही मेथड्स आगे भी आएंगे डेप्रिसिएशन के। तो आगे लिखा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन सेलेक्टेड, इट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, फिर ये चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कभी आप डिमिनिशिंग मेथड से रिटर्न ऑन वैल्यू पे लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन, कभी आप फिक्स मेथड से कॉस्ट पे लगा रहे हैं, तो गलत है। आप एक जैसे ही अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करेंगे ईयर टू ईयर। सिमिलरली मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अगर आप किसी स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंटली द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो एक जैसे मेथड फॉलो करेंगे। हाउएवर, the consistency principle does not mean that a particular method once
adopted should never be changed। पर इसका ये मतलब नहीं कि एक बार हमने जो मेथड अडॉप्ट कर लिया वो हमेशा अप्लाई होगा। कई बार कानून बदल जाता है, लॉ बदल गया, तो आपको लॉ मानना पड़ेगा। लॉ कह रहा है कि नहीं, अब आपको ये मेथड यूज़ करना है, तो आप वही मेथड यूज़ करेंगे। या आपको लगता है मेथड चेंज करने से आप बहुत ढंग से अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो भी आप मेथड को चेंज कर सकते हैं। When change in method is desirable for the purpose of better preparing and reporting the accounting information, अगर आपको लगता है मेथड को चेंज करने से आप ज़्यादा ढंग से अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यू कैन चेंज द मेथड। आप मेथड्स को बदल सकते हैं। इट शुड बी चेंज। इन सच केस द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज एंड जस्टिफिकेशन फॉर चेंज मस्ट बी क्लियरली बाय वे फुट नोट। फिर आप जो चेंज आपने किया मेथड, उसका आपको रीज़न देना होगा एक तो कि क्यों चेंज किया, और उसकी वजह से आपके प्रॉफिट और लॉस में क्या फ़र्क पड़ा, वो आपको फुट नोट यानी जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे उसके नीचे नोट में शो करना होगा, टू इनेबल द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग, ताकि जो यूज़र अकाउंटिंग का टू बी अवेयर ऑफ सच चेंज, उस चेंज को समझ सके। तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए कि लास्ट ईयर के डेटा भी होने चाहिए, करंट ईयर के भी डेटा होने चाहिए, ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो कंपेयर कर सकें आपकी परफॉर्मेंस को। यानी और इसकी कंपेरेबिलिटी की ज़रूरी है कि लास्ट ईयर जो मेथड फॉलो हुए थे अकाउंटिंग करने के लिए, वही मेथड दिस ईयर भी फॉलो होंगे। आप मेथड्स को ईयर टू ईयर चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई लॉ में चेंज हुआ है, या अगर आपको लगता है कि ये मेथड हमें चेंज करना ज़रूरी है ताकि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और रिलायबल हो जाए और ऑथेंटिकेट हो जाए, तो यू कैन चेंज, आप चेंज कर सकते हैं। पर जो भी चेंजेस करेंगे फिर आप अपनी इंटरेस्टेड पार्टी जो यूज़र है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, उन्हें बताएंगे मीटिंग्स में, इन्हें फुट नोट में शो किया जाएगा। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, यानी किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे आपने वो एंट्रीज बुक्स में रिकॉर्ड की हो, लाइक बिल वगैरह आपके पास होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट था वो रेलेवेंट होनी चाहिए, जो यूज़र इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रेलेवेंट होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। जनरली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, ताकि डिसीजन लिया जा सके। और लास्ट पॉइंट, फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी आप उन्हें ढंग से दिखाएंगे अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए आपके अकाउंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। सही प्रॉफिट दिखाना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट और लायबिलिटी क्या है वो दिखाना चाहिए। कैश फ्लो, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है एंटरप्राइजेज में, वो आपको ढंग से शो करना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब आप किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आप पढ़ेंगे, रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम के अलावा बनाए गए हैं, ताकि एक जैसी अकाउंटिंग फॉलो इंडिया में। नॉर्मली रिजल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्ट्रेइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एंटरप्राइजेज। ये हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अपने यूजर्स को। इन एडिशन टू द अबव, इसके अलावा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड ऑल्सो हैव कैरेक्टरिस्टिक और टाइमलीनेस, यानी टाइम पे करनी चाहिए आपको अकाउंटिंग। न्यूट्रल होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, जो सही अकाउंटिंग है वो करनी चाहिए, कंप्लीट अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो ये अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। एक तो रिलायबल होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक वो रेलेवेंट होनी चाहिए, एक वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, एक वो कंपेरेबल होनी चाहिए, और फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का रोल क्या है। ठीक है, रोल ऑफ अकाउंटिंग का डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है बिजनेसेस में। रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंजिंग विद द चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंक्रीजिंग सोशल डिमांड। चेंज हो रहा है और सोशल डिमांड है अकाउंटिंग की। ओवर द सेंचुरीज, कई सदियों से, द रोल ऑफ अकाउंटिंग रिमेन कन्फाइंड टू रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। जनरली अकाउंटिंग का मतलब यही होता है कि आप किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट टूडेज रैपिडली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, पर आजकल बिजनेस बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हैज़ चेंज द रोल ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का रोल भी बदल रहा है। एंड एट प्रेजेंट द अकाउंटिंग प्ले द फॉलोइंग डिफरेंट रोल। अकाउंटिंग ये रोल प्ले कर रही है। रोल ऑफ लैंग्वेज, ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है। अगर आपको किसी बिजनेस को समझना है तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, तभी आप उस बिजनेस को समझ पाएंगे ढंग से। अकाउंटिंग इज व्यू एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट विच कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेज। आपको अगर बिजनेस को समझना है तो आप ये जानना चाहेंगे प्रॉफिट और लॉस क्या है, आपकी एसेट लायबिलिटी क्या है। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ऑब्वियसली अकाउंटिंग हिस्टोरिकल होती है, यानी जो पास्ट में घटनाएं हो चुकी हैं उनके बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस को, ट्रांजेक्शन को। हम फ्यूचर में जो घटनाएं होने वाली उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अकाउंटिंग इज व्यू एज ए क्रोनोलॉजिकल, मतलब डेट वाइज, आप डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल।
रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, ये तो पता ही है आपको कि अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है प्रॉफिट और लॉस को जानने में। आप सारे साल भर के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, साल भर की इनकम रिकॉर्ड करते हैं, इनकम में से एक्सपेंस को डिडक्ट करते हैं, तो आप अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज ए मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट आपकी एसेट और लाइबिलिटी दिखाती है। फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि कितनी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे, asset means any valuable resource under the control of the organization which generate future economic benefit. It is also regarded as a means of showing the financial position of the business by preparing a balance sheet. रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS के तौर पे यूज़ होती है अकाउंटिंग, मतलब आप मैनेजमेंट की हेल्प करती है चार्ट वगैरह बनाने में, डिसीजन लेने में। अकाउंटिंग इज नाउ रिगार्डेड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसे MIS बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है, बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वो सूचनाएं दे सकती है विच मैनेजर एंड द इंटरेस्टेड पार्टी रिक्वायर फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन, जो मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन लेने में। जैसे मैनेजमेंट 4 प्रोडक्ट बना रहा है, सोप भी बना रहा है, शैम्पू भी बना रहा है, लाइक कोई बिस्किट्स भी बना रहा है आप, राइट, और कोई स्नैक्स भी बना रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों प्रोडक्ट में इंडिविजुअल प्रॉफिट क्या है। सपोज आपको पता चलता है सोप में लॉस हो रहा है, तो आप ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर सकते हो। तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है अकाउंटिंग से कि किस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। कोई प्रोडक्ट अगर लॉस जनरेट कर रहा है तो यू कैन डिसकंटिन्यू, आप उस प्रोडक्ट को बंद कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, अकाउंटिंग एक सर्विस प्रोवाइडर आपको इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। अकाउंटिंग इज रिगार्डेड सर्विस एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी है, कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा अकाउंटेंट, सर्विस कर दे रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है। बिकॉज इट प्रोवाइड क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है, क्वांटिटेटिव मतलब जिन्हें आप नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ हेल्पफुल टू द यूजर इन डिफरेंट वे, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूजर्स की मदद करती है। जैसे बैंक को लोन देना है तो वो क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, वो आपका बैलेंस शीट देखेगा, कितनी एसेट लायबिलिटी, आपकी पेइंग कैपेसिटी चेक होगी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेगा कि कितना प्रॉफिट और लॉस आप जनरेट कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है। क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मीन्स जिन्हें आप नंबर्स में, मनी में मेजर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। कल हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर इसके बाद हम CA फाउंडेशन की बुक से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ताकि ये होने के बाद आपका CA फाउंडेशन का भी कोर्स रेगुलर चलता रहे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।